नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई नो कि आप लोग थोड़ा नाराज़ होंगे क्योंकि ये वीडियो जो है आपको तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने बाद मिल रही है। और इसके पीछे भी एक रीज़न है कि पहला रीज़न तो ये है, मेरे ब्रदर की मैरिज थी तो मैं गाँव गया था यूपी, और वहाँ पे मैरिज अटेंड किया। और मैं होली के पहले वडोदरा आया था, और आपको पता है कि वडोदरा मेरा होम टाउन है। और यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस ने ऑलरेडी मुझे अप्रोच कर लिया था कि सर आपका कुछ लेक्चर यहाँ पे होने वाले हैं। तो उन लेक्चर्स को डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। 1-2 लेक्चर नहीं थे, तकरीबन 40-50 लेक्चर थे। तो 1.5 महीने में तकरीबन 40-50 लेक्चर, इवन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उतने लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए। और जिसके कारण मैं थोड़ा यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन स्टिल मैंने आपको भूला नहीं है, और ना ही आशा आईएएस जो है आपको भूलेगी। तो लेक्चर की शुरुआत करते। पहला जो हमारा लेक्चर इसके पहले ऑलरेडी हो चुका था वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रिगार्डिंग था। तो अभी जो आज हमारा लेक्चर रहने वाला है वो लेक्चर रहेगा, आपके पीछे यहाँ दिख रहा होगा, ग्लोबल टेररिज्म। हम लोग जो है अब ग्लोबल टेररिज्म के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ग्लोबल टेररिज्म क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं कि ग्लोबल टेररिज्म वर्ड जो है डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ग्लोब के रिगार्डिंग है, मतलब पूरे ग्लोब पे एक टेररिज्म नाम का जो टर्माइट, या फिर कह सकते हैं हम लोग जो लकड़ियों में लग जाता है, जो लकड़ियों में लगने के बाद लकड़ियों को बर्बाद कर देता है, क्या बोलते होंगे हिंदी में उसे? कोई बता सकता है? हिंदी में उसे शायद बोलते होंगे दीमक, दीमक लगना। ग्लोबल टेररिज्म जो वर्ड है, जो टेररिज्म वर्ड है, वो पूरे के पूरे ग्लोब, पूरी की पूरी धरती पे दीमक के समान है। दीमक की तरह ये पूरे के पूरे समाज को चाट जा रहा है। टेररिज्म वर्ड जो है, ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं कि टेररिज्म वर्ड का डेफिनेशन बता दीजिए, कोई डेफिनेशन ही नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट, इवन यूएसए जैसे डेवलप कंट्रीज भी टेररिज्म वर्ड का डेफिनेशन नहीं दे पाते। वो तो छोड़िए, यूनाइटेड नेशंस स्टिल डोंट हैव एनी डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। व्हाई? आखिर जब टेररिज्म इतना बड़ा मुद्दा है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। क्या वजह हो सकती है कि भाई हम लोग टेररिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते? वजह बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्यों है? क्योंकि टेररिज्म जो वर्ड है, या फिर टेररिज्म करने वाले जो लोग हैं, वो किसी देश के लिए शत्रु के समान है। कोई देश उन्हें गालियां देता है, कोई देश उन्हें जो है श्रापित करता है, इवन कुछ देश उनको फांसी देते हैं। लेकिन दूसरी जगह अगर देखा जाए कि वही लोग जो टेररिज्म फैला रहे हैं वो किसी देश में पूजे जा रहे हैं, वो किसी देश में कह सकते हैं कि किसी देश में वहाँ पे हीरो की तरह ट्रीट हो रहे हैं, किसी देश में उनको शहीद घोषित किया जा रहा है, किसी देश में उनको एक सरकार चलाने का मौका मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं जो पैराडॉक्सियल सिचुएशन है, एक जगह पे उनको फांसी दी जा रही है, एक जगह पे उनको सरकार चलाने की इजाज़त दी जा रही है। जस्ट इमेजिन, ऐसे डायलेमा में आप कैसे टेररिज्म को डिफाइन कर सकते हो? इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। इसलिए टेररिज्म जो है आज के समय ग्लोबल प्रॉब्लम हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, ग्लोबल टेररिज्म। हम आज हमारे लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? तो टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा हमारा, डेफिनेशन। भाई सर ने अभी तो बोला कोई डेफिनेशन ही नहीं है, बट स्टिल कोई संस्था तो होगी जो इसको डिफाइन करती होगी। हर संस्था का अपना अलग अलग डेफिनेशन है। मैंने जो पहले डेफिनेशन की बात की, वो डेफिनेशन जो था वो ग्लोबल डेफिनेशन की बात कर रहा था कि सारे देश अगर खड़े होकर बोले कि हाँ मैं ये डेफिनेशन को मानता हूँ, मैं ये डेफिनेशन को मानता हूँ, तो हमारे पास कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। टेररिज्म के रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी सिंगल डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ हर एक संस्था के पास अपना एक एक डेफिनेशन ज़रूर है। जैसे FBI जो है आपकी यूएसए की है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके पास अपना अलग से टेररिज्म का एक क्या है भाई, सिंपल कह सकते हो कि डेफिनेशन है। इंडिया के पास IB है, रॉ है, NIA है, उसके पास अपना अलग से एक डेफिनेशन है। समझ रहे हो आप? मतलब डेफिनेशन के नाम पे हम लोग अभी तक पूरी दुनिया के लोग किसी एक डेफिनेशन पे नहीं आए हैं।
कि हमारे पास एक ही डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया कि टेररिज्म ये होता है तो यही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर देश अपने हिसाब से टेररिज्म को तौलता है, इसलिए जो है टेररिज्म आज भी पनप रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन देखेंगे, फिर फीचर्स देखेंगे कौन से फीचर्स हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या वजह होती है, कॉजेज़ क्या होते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे टेररिज्म इतना ग्रो हो रहा है। चौथा रीजंस देखेंगे कि भाई स्प्रेड होने का रीज़न क्या है, आखिरकार इतना स्प्रेड क्यों हो रहा है टेररिज्म। फिर हम देखेंगे टाइप्स, कितने तरह के होते हैं टेररिज्म। फिर हम देखेंगे आपके इफ़ेक्ट्स, आखिरकार टेररिज्म से इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। देन आफ्टर देखेंगे कि आखिरकार ये टेररिज्म जो इतना पनप रहा है तो वो उसको फंडिंग कौन कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी बिना पैसों के नहीं होती। यू नीड द लुब्रिकेंट टू रन योर बिजनेस। और बिजनेस जो है, टेररिज्म इज़ अ मोस्ट, कह सकते हो कि भाई एडवांस्ड एंड वेरी डर्टी बिजनेस। इसमें भी पैसा लगेगा। बिना पैसे के आप गन नहीं खरीद सकते, बिना पैसे के आप लड़कों को ट्रेन नहीं कर सकते, बिना पैसे को आप जो है प्रॉपर प्रोपोगेंडा नहीं फैला सकते। दैट्स वाई द सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग इज़ वेरी रिक्वायर्ड। देन लास्ट में हम देखेंगे वे फॉरवर्ड, आखिरकार इंडिया ने और ग्लोबली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं टेररिज्म को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आई होप पीछे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप एक बार क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरकार हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, पीछे दिख रहा होगा, आप आई होप दिख रहा हो, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। आप लोगों ने आई थिंक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो पहला तो आपके सामने दिख रहा होगा, अगर मैं जूम करूँ, कि भाई हमारे पास कोई भी डेफिनेशन है ही नहीं। क्या लिखा है, लाइन देखिए, हैविंग नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। भाई साहब ऐसा कोई भी टेररिज्म का डेफिनेशन है ही नहीं जिसको आप यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लो, इम्पॉसिबल। बिकॉज वन मैन टेररिस्ट इज मे बी फ्रीडम फाइटर फॉर अनदर मैन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक देश के लिए वो हीरो है और दूसरे देश के लिए वो दुश्मन। तो आप कैसे उसको डिफाइन कर लोगे कि एज पर ह्यूमैनिटी, क्योंकि जब हम ग्लोबल न्याय की बात करते हैं, ग्लोबल जस्टिस की बात करते हैं, तो वो जस्टिस सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हो सकता है अफ़गानिस्तान का वो बंदा वहाँ पे हीरो हो, लेकिन उसने जहाँ पे क्राइम किया वहाँ उस देश के लिए वो विलन हो, उस देश के लिए वो फांसी के लायक हो। तो आप प्रॉपर उस देश के नागरिक को, जहाँ पे वो हीरो की तरह पूजा जा रहा है, उस नागरिकों को, उन देशवासियों को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ही इज़ अ कल्प्रिट, ही इज़ अ मर्डरर, ही इज़ अ टेररिस्ट, उसका जो कृत्य है, जो उसका काम है वो गलत है, कैसे साबित करोगे? क्यों? क्योंकि आपके पास कोई डेफिनेशन नहीं। समझे? पर्सपेक्टिव सबका अलग है। जैसे गरीब जो होता है वो मानसिक रूप से गरीब माना जाता है, गरीबी का कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे टेररिज्म का कोई डेफिनेशन नहीं है, वैसे गरीबी का भी कोई डेफिनेशन नहीं। समझ रहे हो कि भाई आज मेरे पास मान लीजिए कि एक बाइक है और मैं किसी बाजू में, मेरे बाजू में से कोई नेबर जो है अगर वो फरारी लेकर आता है, तो मैं शायद से अपने आप को गरीब समझूंगा। समझे? वैसे ही टेररिज्म, एक देश के लिए टेररिज्म हो जाता है भाई फ्रीडम फाइटर, और दूसरे देश के लिए हो जाता है वो क्या हो जाता है भाई, मर्डरर। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू FBI, आपके पीछे यहाँ पे एक दिख रहा होगा, FBI का अगर एक टेररिज्म का डेफिनेशन देखा जाए तो टेररिज्म का डेफिनेशन FBI ने बहुत अच्छी तरीके से दिया है, शॉर्ट में दिया है, इसलिए हम लोग को अच्छा लगता है। क्योंकि UPSC का एग्ज़ाम जब आप दोगे तो आपको पता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ड्स या फिर 200 वर्ड्स या तो 250 वर्ड्स। ठीक है, मेजॉरिटी 200 वर्ड्स और 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं। तो भाई आपको स्पेस कम मिलने वाली, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन छोटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई FBI का अगर डेफिनेशन देखो तो आपके सामने ये FBI का डेफिनेशन दिख रहा होगा। मैं स्क्रीन से हटता हूँ ताकि आपको ये डेफिनेशन दिख जाए। आई होप दिख गई होगी।
अगर उस डेफिनेशन को पढ़ा जाए, डेफिनेशन कह रहा है कि टेररिज्म इज द अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस। समझे? टेररिज्म जो है गैर कानूनी तरीके से यूज करने वाला क्या है? फोर्स और वायलेंस। फोर्स मतलब भाई किसी ताकत से, जबरदस्ती से। वायलेंस मतलब आप कह सकते हो हिंसा से। किस लिए भाई? अगेंस्ट पर्सन और प्रॉपर्टी टू इंटीमेट ऑफ गवर्नमेंट द सिविलियन पॉपुलेशन और एनी सेगमेंट देयर ऑफ इन फर्दरेंस ऑफ पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव। कि भाई वायलेंस का उपयोग किया जाएगा, फोर्स का उपयोग किया जाएगा। किसके खिलाफ किया जाएगा? किसी भी इंसान के खिलाफ कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी के खिलाफ कर सकते हैं। और किस लिए करना है भाई? इंटीमेट करना, मजबूर करना। किसको? गवर्नमेंट को, सरकार को मजबूर करना। सिविल पॉपुलेशन, एक दो लोगों को नहीं, पूरी पॉपुलेशन को, पूरी सिविलियन पॉपुलेशन जितनी भी है उन सब को क्या करना? मजबूर करना, उनको आतंकित करना। और आतंकित क्यों करना है? क्योंकि कोई उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है और या फिर कोई सोशल एजेंडा है। कह रहा है टू फर्दरेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हर टेररिस्ट अटैक के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल या फिर सोशल एजेंडा छुपा होता है। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ उसके पर्सनल गेन के लिए नहीं होता। कोई भी आपका टेररिस्ट एक्टिविटी किसी ना किसी सरकार को गिराने के लिए, किसी ना किसी पॉलिटिकल एजेंडा को हासिल करने के लिए, किसी ना किसी सोशल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए ही ये किया जाता है। समझ रहे हो आप? तो ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद आगे देखिएगा, आई होप ये लिख लिया होगा। आगे देखते हैं, दूसरा डेफिनेशन देख लो। क्योंकि ये बड़ा है इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल हमारी एक सेकंड ARC रिपोर्ट थी, ठीक है, जिसमें डेफिनेशन को अच्छे से क्या किया गया है भाई? डिफाइन किया गया है। 8th रिपोर्ट ऑफ सेकंड ARC डिफाइंस टेररिज्म, वो आपके सामने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। आई होप कि आपको ये पीछे वर्ड्स दिख रहे होंगे। अगर नहीं दिख रहे तो मैं हट जाता हूँ और क्या करिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो भाई आपके सामने ये डेफिनेशन दिया है सेकंड ARC रिपोर्ट, जिसकी 8वीं रिपोर्ट थी सेकंड ARC की। रिपोर्ट क्या कह रही है भाई? रिपोर्ट के ये वर्ड को ध्यान से देखिए। टेररिज्म इज एन एंजाइटी इंस्पायरिंग मेथड। कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। गुस्से में क्यों है मुझे नहीं पता। वो क्यों गुस्से में है भाई? कोई बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, सोशल रीज़न हो सकता है, रिलीजियस रीज़न हो सकता है, कास्टिज्म के रिगार्डिंग रीज़न हो सकता है, इवन रेसिस्ट हो सकता है, फासिज्म, कुछ भी हो सकता है। बस उसको एंजाइटी है, उस प्रॉपर किसी ना किसी ग्रुप को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। और वो एंजाइटी के कारण क्या कर रहा है? इंस्पायर हो रहा है। एंजाइटी इंस्पायरिंग मेथड विथ अ रिपीटेड वायलेंट एक्शन, उसके साथ वायलेंट एक्शन भी करना है उसको, ठीक है। एम्प्लॉयड बाय सेमी क्लैंडेस्टाइन इंडिविजुअल और ग्रुप और स्टेट एक्शन फॉर आइडियोसेंट्रिक क्रिमिनल और पॉलिटिकल रीजन वेयर बाय द डायरेक्ट टारगेट ऑफ वायलेंस इज नॉट द मेन टारगेट। ध्यान से देखिएगा भाई, कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉयड बाय कोई भी क्लैंडेस्टाइन इंडिविजुअल, कोई भी सरफिरा इंसान, या कोई ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई स्टेट एक्शन भी हो सकता है। स्टेट मतलब मौजूदा कोई सरकार हो, हमारी विद्रोही जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। स्टेट एक्शंस भी हो सकते हैं जो पीछे से उसको सपोर्ट करते हो, ठीक है। अब उनके पीछे कोई आइडियोलॉजी छुपी हो सकती है। आइडियोसेंट्रिक मतलब कोई ना कोई पीछे से आइडियोलॉजी काम कर रही होगी। प्रॉपर वो लोग जो एंजाइटी के साथ जो एक्शन कर रहे हैं, जो वायलेंट एक्टिविटी करेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोसेंट्रिक मतलब कोई ना कोई आइडियोलॉजी छुपी होगी। क्रिमिनल और पॉलिटिकल रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है। पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, आइडियोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, और क्रिमिनल रीज़न हो सकता है, जिसमें टारगेट जो सामने किया जा रहा है और आपको जो टारगेट दिख रहा है कि हाँ भाई ऑटो रिक्शा में बॉम्ब छुपा के भाग गए और ऑटो रिक्शा बीच बाज़ार में किसी को सवारी लेके जा रहा था और फट गया। भाई ऑटो रिक्शा में, टैक्सी में, किसी होटल में बम फोड़ने से क्या मतलब? क्या वो बम जो फोड़ा गया है वो क्या वो होटल के मालिक को डराने के लिए फोड़ा गया? नहीं, वो एक संदेश दिया गया कि आपकी जो मौजूदा सरकार है वो सरकार आपको सुरक्षा देने में नाकाबिल है। आपकी सरकार अब सुरक्षा नहीं दे सकती।
तो आप अपनी सरकार को क्या करें, पलटा दें, मतलब गिरा दें। समझे? इनसिक्योरिटी फील कराना सिविलियंस के अंदर कि हमारी सरकार नाकाबिल है, हमारी सरकार हमको सुरक्षा नहीं दे सकती, तो हमें हमारी सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकार के ऊपर से भरोसा उठा देना। आप जो प्रॉपर ये नोट्स यूज़ करते हो, भाई आपने सिंपल 2000 रुपये की नोट ली और दुकानदार को दी, वो नोट पे गवर्नर का सिग्नेचर है। उस सिग्नेचर को अगर ध्यान से देखो तो उसमें ट्रस्ट लिखा होगा कि भाई प्रॉपर यही है कि ट्रस्ट से काम हो रहा है, सरकार के ऊपर हमें भरोसा है। सरकार ने ये जो 2000 रुपये की नोट दी है, तो जो उसके सिविलियंस है वो उस पर भरोसा कर रहे हैं कि हाँ, मुझे ये 2000 की ये जो नोट दिख रही है पिंक पिंक, मुझे ये भरोसा है कि मैं ये नोट किसी को दूंगा तो वो 2000 रुपये मान्य होगी। तो मान्यता देने वाला, भरोसा दिलाने वाला कौन? सरकार। अगर आप कल को मानना मना कर दो कि मैं ये 2000 नोट को 2000 कोई नोट नहीं मानूंगा, 2 रुपये मानूंगा या कुछ मानूंगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये इकोनॉमिकली कह सकते हो टेररिस्ट अटैक हुआ। किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर। समझे? टेररिस्ट अटेम्प्ट हुआ किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर। सरकार के ऊपर से भरोसा उठा दे रहे हो आप। समझे? तो यही सेम टेररिस्ट एक्टिविटी जो होती है वो सरकार के ऊपर से भरोसा उठवाने के लिए होती है। समझे? ताकि आप कल को ऑटो रिक्शा में ना बैठो, टैक्सी में ना बैठो, आपको बैठने से पहले 100 बार डर लगे कि ये क्या पता पीछे सीट के नीचे बम बम ना हो। समझे? तो सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए होती है। मतलब जहाँ पे अटैक हुआ है एक्चुअली वो टारगेट था ही नहीं, टारगेट कुछ और था। समझे? टारगेट जो होता है हमेशा बहुत बड़ा टारगेट होता है। ठीक है? द इमीडिएट ह्यूमन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस आर जनरली चूजन रेंडमली। समझे? ऑटो रिक्शा का नंबर कभी भी या टैक्सी का नंबर चुन के नहीं लाते हो, कोई भी रैंडम हो सकता है। रैंडमली कोई भी ऑटो हो सकता है, कोई रिक्शा हो सकता है, कोई भी होटल हो सकता है, रैंडम। बस बड़ा संकेत बहुत बड़ा होना चाहिए। समझे? उसके बाद बोला गया है कि फ्रॉम अ टारगेट पॉपुलेशन एंड सर्व ऐसा मैसेज जनरेटर। ठीक है? जैसे ही कोई ना कोई ये एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी, तो भाई एक मैसेज जनरेट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। देख लेना, जैसे ही कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो पूरी दुनिया की न्यूज़ मीडिया वायरल हो जाएंगी। सब के सब यहाँ पे ये हुआ, एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, इतने लोग मारे गए, उतने लोग मारे गए। भाई ये मैसेज जनरेट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कि एक कोई आतंकवादी संगठन अभी भी जिंदा है, अभी भी सक्रिय है, उससे अभी भी हमें डर के रहना पड़ेगा। समझे? तो उनके अंदर एक सुपेरियोरिटी वाली फीलिंग आती है। सुपेरियोरिटी होती है ना, जो मतलब मैं बहुत बड़ा हूँ, वो वाली उनकी फीलिंग हमेशा ज़िंदा रहती है। डेट्स वाई टेररिज्म स्टिल एग्जिस्ट, क्योंकि वो एक अलग ही ईगो चल रहा है, जो ईगो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक? देन आफ्टर क्या लिखा है? थ्रेट एंड वायलेंस बेस्ड कम्युनिकेशंस प्रोसेस बिटवीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विक्टिम्स एंड मेन टारगेट्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट टारगेट्स, टर्निंग इट इनटू अ टारगेट ऑफ टेरर, अ टारगेट ऑफ डिमांड्स, टारगेट ऑफ अटेंशन, प्रोपोगेंडा इज प्राइमरी साउट। तो ये जो आपके सामने जो भी कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, ये एक्टिविटी में सिंपल क्या किया जाता है भाई? या तो टारगेट उनका टेरर होता है, आतंक फैलाना, टारगेट हो सकता है डिमांड्स, हो सकता है कोई डिमांड्स जनरेट करे, जैसे कांधार हाईजैक हुआ था हमारा, IC-814 हमारा एक प्लेन हाईजैक हो गया था, कांधार लेके गए थे और कुछ टेररिस्ट को डिमांड किया था कि कुछ रुपए और कुछ टेररिस्ट हमको जो हमारे जेल में बंदे उनको छोड़ दिया जाए। ठीक? तो डिमांड्स हो सकती है और अटेंशंस भी हो सकता है। कभी कभी देखना, जब कोई एक छोटा मोटा संगठन जो टेररिस्ट संगठन होता है वो जब बहुत ही ज़्यादा विलुप्ति में चला जाता है, कह सकते हो कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा नाम में नहीं रहता, न्यूज़ में नहीं रहता, तो वो ऐसी हरकत करता है कि थोड़ा न्यूज़ में आया जाए, थोड़ा हलचल किया जाए, कहीं बम बम फोड़ा जाए ताकि हम लोग भी न्यूज़ में आ जाए। डेट्स वाई अटेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है? आपको मैंने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप के बीच में डिफरेंस सिखाया था कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप जो होते हैं, दाऊद इब्राहिम जो डी कंपनी टाइप जो ग्रुप्स हैं, जिनका काम कह सकते हो अंडरग्राउंड सारा काम होता है, अंडरवर्ल्ड के रिगार्डिंग होता है, वो जो है क्या करते हैं? वो मीडिया से दूर रहते हैं, उनको मीडिया पसंद नहीं है, उनका काम सारा अंडरग्राउंड में होता है। कुछ भी काम आपका मीडिया में नहीं आना चाहिए, सब काम अंडरग्राउंड में होना चाहिए, कुछ भी बाहर बात नहीं जाए। लेकिन टेररिस्ट उल्टा है। टेररिस्ट ग्रुप जो है, अगर वो छींक भी रहा है, अगर उसको खांसी भी आ रही है,
तो भी वो सबसे पहले मीडिया को चिल्ला के बुलाएगा, समझे भाई। आप देखो ISIS, उसका हर इंटरव्यू जो है बाहर की फॉरेन की मीडिया आती थी और लेके चली जाती थी भाई। CIA FBI फेल हो जाती थी उनको पकड़ने में, लेकिन अमेरिका के जर्नलिस्ट उनके साथ वहाँ पे क्या बोलते हैं, मीटिंग करने पहुँच जाते थे, इंटरव्यू लेने पहुँच जाते थे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि सामने से बुलाते थे वो टेररिस्ट कि भाई हमारा इंटरव्यू ले लो, हम इतना फेमस हो रहे हैं भाई, थोड़ा और फेमस कर दो, समझे, हमारी बात दूर तक पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि भाई उनको मीडिया बहुत पसंद है। जितना ज़्यादा मीडिया में रहेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उनको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। आगे बढ़ते, फीचर्स देखते हैं। टेररिज्म के फीचर्स क्या हो सकते हैं? टेररिज्म के फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला फीचर है भाई साहब यूज़ ऑफ वायलेंस। वायलेंस का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है, समझे। वायलेंस सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। फिर होगा आपका टू गेन पब्लिसिटी मीडिया अटेंशन। फिर से वही स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है, मीडिया का अटेंशन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक, इनको भाई साहब सिर्फ और सिर्फ मीडिया चाहिए, अटेंशन मिल जाए बस, समझे। मैं ज़िंदा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं लोगों को डरा सकता हूँ, मार सकता हूँ, पीट सकता हूँ, ठीक है। इनको बस यही चाहिए। आप इनसे जितना ज़्यादा डरोगे इनका बिज़नेस उतना ज़्यादा हाई जाएगा, उतना ज़्यादा इनका बिज़नेस ग्रो करेगा, समझे। फिर तीसरा है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ अटैक लाइज इन गवर्नमेंट रिएक्शन। अब फीचर के बारे में तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ अटैक लाइज इन द गवर्नमेंट रिएक्शन। इनका कोई भी अटैक हो, कैसा भी अटैक हो, वो अटैक कितना बड़ा है वो डिपेंड किस पे करता है पता है? वो डिपेंड करता है मौजूदा सरकार के रिएक्शन पे। अगर सरकार बहुत बड़ा रिएक्शन करे, रिएक्शन इन द सेंस भाई साहब मिलिट्री भेज दे, काम खाली पुलिस का था, जैसे जम्मू कश्मीर का एग्जांपल ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर आप एनकाउंटर करने जाती है पुलिस, तो मेजॉरिटी अगर आप देखो तो वहाँ पे CRPF के पर्सनल्स जो है इंगेज होते हैं, मिलिट्री बाद में आती है। तो अगर मान के चले कि भाई मिलिट्री छोड़ दो, पैरा मिलिट्री आ गई, पैरा कमांडोज जो ब्राउन बैरल लगा के घूमते, ठीक है, पैरा कमांडोज जो होते वो बलिदान बैच वाले, सोचो डायरेक्ट उनको भेज दिया जाए तो पूरी दुनिया में खबर पहुंच जाएगी कि भाई साहब इंडिया की टॉप मिलिट्री कमांडेंट्स या फिर कह सकते हो टॉप मिलिट्री कमांडोज, पैरा कमांडोज को भेजा गया उस प्रॉपर टेररिस्ट से लड़ने के लिए, या टेररिस्ट जो ग्रुप आया था उसको मारने के लिए। तो पूरी दुनिया जो है क्या बोलेगी, बहुत गजब का लगता है टेररिस्ट अटैक किया होगा। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कौन सा एक्शन ले रही है, या गवर्नमेंट जो है कौन सा स्टेप ले रही है, या कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा रिएक्शन कर रही है तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा क्या है भाई, टेररिस्ट अटैक हुआ है, और उससे फ़ायदा किसको होगा? इनडायरेक्टली टेररिस्ट ग्रुप को होगा। क्यों? क्योंकि चाहता तो वो वही है कि मेरा जो एक्टिविटी है जो मैं कर रहा हूँ उसका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स हो, पूरी दुनिया दहल जाए, समझे। इसलिए अगर आप देखोगे तो भाई कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसका न्यूज़ तुरंत नहीं आता, बहुत ही ज़्यादा उसको क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा रिएक्शन देना है। जैसे कि रिसेंटली अभी कल ही या परसों ही CRPF के कुछ कमांडोस नहीं कह सकते बट पर्सनल्स और आर्मी के पर्सनल्स उनकी जीप नहीं थी, आई थिंक ट्रक था, ट्रक में उधर ग्रेनेड फेंक के मारा गया उनको। तो कुछ 4 या 5 लोग शहीद हुए। अब इसका जो न्यूज़ था वह एक्चुअली एक दिन बाद आया, एक दिन नहीं कह सकते, आधा दिन लगा, कम से कम 8 से 12 घंटे लगे। ये न्यूज़ में आने से पहले गवर्नमेंट ने 50 बार सोचा होगा कि इसको कैसे रिएक्ट किया जाए। ज़्यादा रिएक्ट करोगे तो हो सकता है कि ज़्यादा इनको मनोबल मिले, वो नहीं करना है, मनोबल इनका नहीं बढ़ाना है, नॉर्मल बिहेव करना है, वो कर सकते नहीं है क्योंकि हमारे शहीद भी हुए हैं ज़्यादा, एक तो नहीं हुआ है, कम से कम 5 हुए हैं। तो हमारा तो एक मरना भी मतलब 1000 मरने जैसा है, क्योंकि एक शहीद मरता है तो भाई लाखों लोगों की उम्मीद भी डगमगा जाती है, तो एक भी नहीं मरने देना है। बट रिएक्शन ज़्यादा करना भी नहीं है, ठीक है, एक्शन लेकिन ज़्यादा करना है। तो मौजूदा सरकार को तो यही कहा जाएगा, या फिर यही हमारी तरफ से भी आग्रह किया जाएगा कि भाई 5 मारे हैं उन्होंने तो हम 50 मारे,
एक्शन ज़बरदस्त होना चाहिए, रिएक्शन कम होना चाहिए, समझे। फिर देखते हैं आगे, चौथा इनका फीचर क्या होता है भाई, टू इंक्लूड फियर इन द माइंड। सेम वही आतंक इनको फैलाना है दिमाग में। और लास्ट रीज़न है इनका लिमिटेशन नहीं है भाई, हैविंग नो लिमिटेशंस ऑन देयर एक्शंस। एक पैसे का लिमिटेशन नहीं है। ये ऐसा नहीं सोचते कि हम एक गोली से एक को मारें, ये तो यही चाहते हैं कि हमारी एक गोली से कम 3 लोगों को हेडशॉट पड़े। हेडशॉट मतलब यहाँ मारा तो पीछे 3 लोग और खड़े, उनको भी लग जाए। बाहुबली वाला सीन देखा होगा, एक भाला मारता है तो 3 लोग मरते हैं। यहाँ पे जान माल का इनको टेंशन नहीं है, कोई इनका फिक्स टारगेट नहीं होता। पूरी की पूरी जितनी जनता आ जाए चपेटे में उनको ले लो, ज़्यादा लोग मरे ज़्यादा लोग मर जाए, बहुत बढ़िया बात है। जैसे ओसामा बिन लादेन, उन्होंने जो 9/11 का जो अटैक किया था भाई, उसमें उसने सोचा था कि सिंपल अपने जो है प्लेन अथड़ा देंगे, है ना, प्लेन को स्ट्राइक कर देंगे उस बिल्डिंग पे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 फ्लोर पे ऊपर डैमेज होगा, और 3 फ्लोर पे कितने लोग रह रहे होंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 100-150-200 लोगों को मार देंगे। लेकिन वो भाई ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, और हुआ यही। बिल्डिंग का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन या आर्किटेक्चर डिज़ाइन थोड़ा सा वीक था, जिसके कारण दोनों प्लेन्स जब टकराए उस बिल्डिंग से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, तो दोनों की दोनों बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, दोनों ही बिल्डिंग नीचे गिर गई। और जो जान माल का इन्होंने सोचा था टेररिस्ट अलकायदा ने कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 लोग मरेंगे, मरे कितने, 4 से 5 हज़ार लोग मरे, जो कि पूरी दुनिया को गमगीन करके गया और शॉक करके गया। बट टेररिस्ट को फ़ायदा हो गया, ये जो है पूरी दुनिया में फेमस हो गए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बहुत गजब का रिएक्शन दिया, ठीक है, पूरी दुनिया में एक ऑपरेशन चालू कर दिया। पूरी दुनिया ने एक सुर में जो है टेररिज्म को क्या किया, फिर एक सच में एक बहुत बड़ा दिमाग है ऐसा घोषित किया, जो कि पूरी दुनिया को खा जाएगा। पहले यही अमेरिका था, 9/11 से पहले, जिसको हम बोलते थे इंडिया वाले कि भाई टेररिज्म जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे इंडिया में, बाकी सब देशों में भी इसको रोका जाए। तब यही अमेरिका बोलता था कि टेररिज्म कुछ होता ही नहीं है, टेररिज्म तो आपने वर्ड बना के रख दिया है, टेररिज्म कुछ होता नहीं है, टेररिज्म मतलब कुछ है नहीं। टेररिज्म मतलब भाई कुछ माइनॉरिटी सेक्शन है जो कि अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे ह्यूमंस हैं जो कि ह्यूमन राइट्स ना मिलने के कारण आपकी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और आवाज़ ना सुनने के कारण उन्होंने जो है क्या किया भाई, हाथ में बंदूक उठा ली। बताओ, ऐसे तो इनके क्या है एक्सप्लेनेशन। लेकिन जब यही घटना उनके घर में घटी कि भाई हम तो यहाँ पे सभी ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं, हम तो यहाँ पे सभी की आवाज़ सुन रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे 5,000 लोग मर गए, बाकी सब जगह तो चलो बंदूकें चल रही हैं, बम फेंके जा रहे हैं, हमारे इधर तो सीधा एरोप्लेन ही उड़ा के फेंक दिया जाता है बिल्डिंग के ऊपर। भाई 4-5 हज़ार लोग एक साथ ही मर जाते हैं, हमने कौन सा गुनाह किया है? तब जाके अमेरिका के दिमाग में आया कि भाई टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है, टेररिज्म की कोई वॉइस नहीं है, टेररिज्म का ना ही कोई कास्ट है, टेररिज्म का ना ही कोई एजेंडा है, टेररिज्म का ना ही कोई कह सकते हो ह्यूमन राइट्स है। दे डोंट डिज़र्व एनी काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स, दे जस्ट ट्रीटेड एस लाइक अ एनिमल्स। एनिमल्स से भी अगर घटिया वर्ड यूज़ हुआ जाए तो कोरोना वायरस की तरह उसे ट्रीट किया जाए, ठीक है, जैसे ही दिखे उसे मार दिया जाए, ठीक है। तो ये था आपका कुछ फीचर्स ऑफ टेररिज्म। आगे देखते हैं कॉजेस ऑफ टेररिज्म। भाई कोई भी टेररिस्ट क्यों बनना चाहेगा? क्या उसमें प्लेसमेंट अच्छा है, क्या उसमें करोड़ों के पैकेज मिलते हैं, या फिर और कोई रीज़न्स हो सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, नहीं होगा। तो फिर कॉजेस क्या है, टेररिज्म क्यों फैल रहा है, लोग इतने ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए क्यों उतारू हैं? भाई पहला रीज़न तो यही है कि भाई सोशल एंड पॉलिटिकल इंजस्टिस। सोशल और पॉलिटिकल इंजस्टिस का अगर कहना हो, इसको डिटेल में अगर समझाना हो तो सोशल और पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल भी कह सकते हो। सोशियो पॉलिटिकल में बहुत कुछ आता है। एक तो पॉलिटिकल एजेंडा, भाई 2 जन झगड़ रहे तो ऑब्वियस ही बात है तीसरे को फ़ायदा होगा, तो पॉलिटिकल एजेंडा भी है। तीसरा जो फ़ायदा उठा के चला गया वो तो चलो मौज करेगा, लेकिन जो 2 जन लड़ रहे थे उसमें से किसी एक को टेररिस्ट घोषित किया जाएगा। अब मैं उसको डिटेल में नहीं समझाना चाहता, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। और सोशियो रीज़न अगर कहा जाए, सोशल रीज़न, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि भाई
किसी को जो है बचपन में एजुकेशन नहीं मिला, चलो एजुकेशन मिल गया, अच्छा खासा एजुकेशन उसको मिल गया, बट एम्प्लॉयमेंट सही ढंग से नहीं मिल रही। जैसे कि आपने रिसेंटली अभी देखा होगा, IIT बॉम्बे का लड़का जो है हाथ में खंजर लेके घूम रहा था गोरखपुर में, आई थिंक यूपी पुलिस ने उसको पकड़ा था। क्यों ऐसा हो रहा है? IIT बॉम्बे का लड़का, सोचो इतना अच्छा से पढ़ा लिखा हुआ बंदा, वो कैसे मतलब इंस्पायर्ड हो जा रहा है, समझे। फिर सोशल रीजन्स में और भी रीजन्स आ सकते हैं, जैसे कि किसी के साथ बहुत दुष्कर्म हो गया हो, जस्ट लाइक कोई लड़की है, उसका रेप हो गया, और रेप की घटना के बाद भी वो कहीं रिपोर्ट दर्ज कराने गई और उसका रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया, और वहाँ पे जाके फिर से उसका रेप हुआ पुलिस स्टेशन में भी। ये घटनाएं कोई नई नहीं है, ये घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं छत्तीसगढ़ में, नक्सल प्रभावित एरिया में, जहाँ पे पुलिस भी नक्सलियों से भी ज़्यादा दानवपूर्ण व्यवहार करती है। तो जब यहाँ पे उसे सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है तो आखिरकार वो क्या करेगी? वो भी हथियार उठाएगी, वो भी उस समाज से लड़ने जाएगी जो समाज उसका कभी सुनता नहीं, समझे। तो ये भी सोशल रीजन्स हो सकते हैं। फिर बाद में सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स भी हो सकते हैं। सोशियो पॉलिटिकल तो देखिए, सोशियो इकोनॉमिक में क्या हो सकता है भाई, सेम वही आपका जो है कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट का कारण हो सकता है किसी का ज़मीन का विवाद हो, या फिर किसी की ज़मीन हड़प ली गई हो, मांगने गया हो, उसे मार दिया गया हो, फैमिली को मार दिया गया हो, ठीक। स्ट्रेटेजिक रीजन्स भी हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक रीजन्स कैसे रीजन्स होंगे? इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, हमास और इजराइल। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है हमास। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि पैलेस्तीन में एक्टिव है। वो क्या करता है भाई, वो बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लर $100 की मिसाइल्स, $100 जितने में आपका ये आईफोन भी नहीं आता, पुराना आईफोन्स भी मे बी $100 से महंगे आते होंगे। $100 की रशियन मिसाइल्स, जो कि बहुत पुरानी मिसाइल्स है, 1970s, आई थिंक 40s या 50s की मिसाइल्स, जो कि हमास को ऐसे ही $100 में दे दी गई है। कहीं से उन्होंने जुगाड़ कर लिया होगा। वो मिसाइल्स इजराइल के तरफ फेंकता है। स्ट्रेटेजिक बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक टेररिज्म की बात हो रही है। स्ट्रेटेजिक क्यों? क्योंकि भाई हमास एक ग्रुप है, पैलेस्तीन का ग्रुप है, वो क्या करता है भाई, स्ट्रेटेजी के हिसाब से टेररिज्म को मतलब एक्ट करता है। वो उसके पास जब भी पैसा कम होगा ना, उसका जेब जब ढीली हो गई होगी, क्या करेगा पता है, ये $100 की, $200 की 15-50 मिसाइल एक एक रात में इजराइल की तरफ दागेगा। इजराइल फिर गुस्सा हो जाएगा, इजराइल फिर अपने तरफ से मिसाइल दागेगा। उसकी आयरन डोम मिसाइल, जो आयरन डोम मिसाइल कवच जो है उसको बचा लेता है, ठीक है। आयरन डोम जो कि बाहरी मिसाइल्स को हवा में ही मार देता है। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, $100 $200 की जो मिसाइल्स ये फेंक रहा है हमास, ये तो भाई ऑब्वियस ही बात है हवा में ही टूट जाने वाली है, फट जाने वाली है, क्योंकि आयरन डोम जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ये ऐसा करता क्यों है? ये 5-10 दिन तक चलता है, हमास ऐसी एक्टिविटी करता है, और पूरी दुनिया में एक अनरेस्ट पैदा हो जाता है कि इजराइल जो है फिर से क्या हो रहा है भाई, अनसेफ हो रहा है। इजराइल हो सकता है पैलेस्तीन पे बहुत बड़ा वॉर करे, या फिर क्या हो सकता है भाई, पैलेस्तीन इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा वॉर करे। और आपको पता है इजराइल में यहूदी रहते हैं, और यहूदी जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, और यहूदी ज्यूस जो हैं, ये इनके पास दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, उनके कहीं कहीं पे तो ये मालिक भी हैं, और कहीं कहीं पे बहुत ऊंचे ऊंचे पोजीशन होल्ड करते हैं, और बहुत सारे सरकारों में इनका स्टेक है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, फिर पीछे से राउंड द टेबल मीटिंग होती है, अंडर द टेबल मीटिंग होती है, और हमास को इनडायरेक्टली पीछे से शांत होने के लिए, सिर्फ शांत होने के लिए अरबों रुपए, मिलियंस ऑफ डॉलर दिए जाते हैं कि भाई तू शांत हो जा। देख रहे हो, जेब ढीली हो गई तो क्या करो, आतंकवाद फैलाओ, समझे। 5-10 दिन तक मिसाइल छोड़ो, और मुझे उसको खुद पता है मुझे शांत करने के लिए पीछे से कहीं कोई ना कोई आने वाला है, और पैसा देके चला जाएगा। सोचिए, ऐसा तो यहाँ पे टेररिज्म हो रहा है दुनिया में। स्ट्रेटेजिक हो गया। दूसरा होता है रिलीजियस कारण बहुत सारे हैं, ठीक है। कोई भी रिलीजन किसी को भी जो है टेररिस्ट बना सकता है, बस उसको ब्रेन वॉश करना आना चाहिए। कोई भी रिलीजन, मैं रिलीजन का नाम नहीं लूँगा, कौन सा रिलीजन, सारे रिलीजन, बस वो बंदा किसी फंडामेंटलिस्ट के साथ जुड़ जाए,
कोई भी एक न्यूट्रल बंदा जिसको धर्म से ज़्यादा कुछ पड़ी नहीं, उसके धर्म में जो हो रहा है उसको लेना देना नहीं, लेकिन वो बंदा अगर किसी फंडामेंटलिस्ट या फंडामेंटलिस्ट विचारधारा रखने वाला, जिसको मतलब फंडामेंटलिज्म वो होता है कि भाई ऐसा इंसान जो अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म को मानता ही ना हो, समझे, वो अपने धर्म को ही सुप्रीम मानता हो और उस धर्म के रिगार्डिंग अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो सामने वाले को सुना देता हो, समझे। ऐसे इंसान के साथ अगर वो बंदा मिल जाए और वो बंदा धर्म के नाम पे उसे इतना सारा भड़काऊ भाषण दे, ब्रेन वॉश करे और ये जताए कि भाई हमारा धर्म खतरे में है, दूसरा धर्म जो है क्या है भाई, हमारी कह सकते हो कि भाई हमारी पहचान को मार देगा, हमारे लोगों को मार देगा, हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, आज हम नहीं सुधरे तो कल शायद वो हमारे छाती पे चढ़ के हमारे ऊपर राज करेगा, ऐसा कुछ अननेसेसरी क्लेम करके उसको साबित करके मोल्ड करके कैसे भी करके अगर उसके दिमाग में ये सब चीज़ें डाल दी जाए तो भाई वो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल रिलीजियस कॉजेस हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, जैसे गजवाए हिंद। गजवाए हिंद मतलब भाई अफ़गानिस्तान से लेके पूरा म्यांमार तक गजवाए हिंद, पूरा हिंदुस्तान जो है एक प्रॉपर कोई रिलीजियस फैक्टर या रिलीजियस कम्युनिटी वो चाहती है कि इतना सब हमारा हो। सेम इसी का विपरीत अखंड भारत। अखंड भारत का भी देखने वाले बहुत लोग सपने देख रहे हैं। तो भाई ये दोनों ही अगर लोग अपनी बात मानना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है खून खराबा दोनों ही करेंगे। और टेररिज्म एक्टिविटी सिंपल यही है कि भाई खून खराबा करना, वायलेंस करना, ये टेररिस्ट के अंदर ही घोषित होगा, ठीक है। तो जहाँ जैसे हो वहीं पे रहो, क्योंकि रिलीजन का कोई भी बॉर्डर नहीं है। कंट्री का बॉर्डर हो सकता है बट रिलीजन का बॉर्डर नहीं हो सकता। अगर रिलीजन का चश्मा लगा के आप दुनिया को देखोगे तो पूरी दुनिया सिर्फ एक ही रिलीजन की दिखेगी आपको, लेकिन देश भक्ति या फिर देश के कल्याण का चश्मा लगा के अगर देखोगे तो शायद आपको बॉर्डर दिखे कि हाँ मैं इतने में ही रहना चाहता हूँ, इंडिया की बॉर्डर दिख रही है, मेरे को जो भी धर्म प्रचार करना है भाई साहब यही करूँगा, जो भी डेवलपमेंट का कार्य करना है मैं यहीं पे करूँगा, इसके अलावा मुझे कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धर्म का चश्मा लगाओगे तो धर्म का चश्मा जो है आपको पूरी दुनिया एक ही चश्मे में दिखेगी, क्योंकि धर्म की कोई बाउंड्री नहीं है। इंडिया में भी आपको हिंदू दिखेंगे, हो सकता है कि आपको अमेरिका में भी हिंदू दिखे, लेकिन इंडिया में अमेरिका दिखे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और अमेरिका में इंडिया दिखे ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई साहब कंट्री की बॉर्डर को क्या करो, रिस्पेक्ट करो और उस कंट्री की बॉर्डर के अंदर रह के जो आपको करना है वो आप करिए, ठीक है। अपने धर्म को सम्मान करते अपने धर्म को फैलाइए, अच्छी बातें फैलाइए, बुरी बातों को अवॉइड करिए और भाईचारा निभाइए। और लास्ट रीज़न है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी। ग्लोबलाइजेशन और इनइक्वालिटी भाई साहब इतना गजब का रीज़न है ना, जो कि आजकल युवाओं में टेररिस्ट वाली जो सोच है उसको पनपा रहा है। ग्लोबलाइजेशन के समय पे अगर आपके सामने ऐसी जनता है जो इन्फॉर्मेशन गैदर करती है बाय पिक्चर, पिक्टोरियल फॉर्म, बाय वीडियो, बाय कह सकते हो ऑडियो, आजकल इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो पिक्चर के फॉर्मेट में भी मिल रही है, लाइक मीम्स। इंस्टाग्राम पे आपकी मीम्स वायरल हो रहे हैं, फ़ोटो है बस वो, और फ़ोटो में ही इतना बड़ा संदेश है कि किसी को हंसा देता है, किसी को रुला देता है। जस्ट इमेजिन द वे ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन। दूसरा वीडियो फॉर्मेट में ना जाने कितने एडिटिंग के टूल आ गए हैं जो कि आज के समय क्या कर रहे हैं भाई, वीडियो फॉर्मेट में अपने संदेश दे रहे हैं। अब वो फैब्रिकेटेड है या ओरिजिनल है, गॉड नोस। फिर तीसरा ऑडियो, आज के समय पॉडकास्ट हो रहे हैं। अब सामने वाला बंदा जो बोल रहा है वो सच में ऑथेंटिक है या नहीं भगवान जाने, लेकिन वो बोले जा रहा है और वो पॉडकास्ट कर रहा है और इंसान जो भी सुन रहा है उसको जो है सही मान रहा है। पहले ज़माना था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे जो है साक्षर व्यक्ति वही जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करता था और वो इन्फॉर्मेशन फिर लोगों को पहुँचाता था। और इन्फॉर्मेशन का मेजॉरिटी एक ज़रिया था बुक्स और आपके न्यूज़पेपर, मेजॉरिटी, जब टेलीविज़न का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन आज जो है हर इन्फॉर्मेशन जो है आपके हाथ पे आ रही है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या कितनी मैनिपुलेटेड है, कितनी ज़्यादा ओरिजिनल है, वो कोई भी आज के समय जज नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है, सरकारें तक झुक गई हैं इसके सामने कि कितना ज़्यादा फेक न्यूज़ के कारण
लोग अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, उनकी विचारधारा बदल जा रही है। सोच कुछ और रहे थे, अब कुछ देखने के बाद कुछ और सोच रहे हैं। तो ये रीज़न बनता है। और टेररिज्म का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है कम्युनिकेशन। एक टेररिस्ट विचारधारा, जो भी टेररिज्म जो है कहा जाए तो वही विचारधारा ही है। वो विचारधारा आगे तभी फैलती है जब वो अपना विचार दूसरे को ट्रांसफ़र करती है। विचारधारा किसी वायरस से कम नहीं है। विचारधारा एक वायरस जैसा ही है, जो एक वायरस दूसरे किसी बैक्टीरिया को या किसी सेल को पकड़ता है और अपना DNA RNA दे देता है। मतलब कम्युनिकेशन अगर आपने नहीं रोका तो आप टेररिज्म रोकने में नाकाबिल हो, नहीं रोक सकते आप। टेररिज्म को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप कम्युनिकेशन जो हो रहा है, संचार जो हो रहा है, उसे बंद किया जाए। आज के समय संचार बंद होना लगता नहीं है कि भाई पॉसिबल है। आपके इंडिया में PUBG गेम क्यों बंद हुई? कोई रीज़न है? सबसे बड़ा रीज़न दिया जाता है कि भाई नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि हमारे सरकार की भलाई नहीं चाहते या फिर इंडिया की भलाई नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भाई इंडिया में हमेशा बर्बादी आती रहे। ऐसे लोग PUBG का बहाना लेके, आई नो आप लोग खेलते तो होंगे ही, तो PUBG में ग्रुप के साथ खेला जाता था। 4 जन ग्रुप बनाते थे और ऑडियो में ही बात करते थे कि भाई वहाँ पे जा, वहाँ उतरना है, यहाँ पे लैंड कर, यहाँ पे जो है आपके पास बंदूक पड़ी है, इसको मार उसको मार। तो ये 4 ग्रुप होते कहाँ से थे? फेसबुक से आते थे सारे के सारे, ठीक है, और कनेक्ट होते थे और सब लोग क्या करते थे भाई? गेम खेलते थे। लेकिन क्या यही एक सहारा नहीं बन सकता टेररिस्ट ग्रुप के लिए कि अपना कम्युनिकेशन का सहारा बन जाए, संचार का सहारा बन जाए, जिसके कारण वो लोग जो है एक दूसरे से ऑडियो के थ्रू, इंटरनेट की ऑडियो, ऊपर से व्हाट्सएप कॉल नहीं हो रहा है, ना ही किसी से कॉल किया जा रहा है सिम कार्ड से, बात हो रही है किससे? किसी एक गेम के प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट पे बात हो रही है और प्योर बात हो रही है। और वो डेटा इंडिया में सेव नहीं हो रहा है, वो डेटा हमारे दुश्मन देश चाइना में सेव हो रहा है। सोच रहे हो? कंपनी तो PUBG कहाँ की थी भाई? चाइना की थी। तो भाई साहब सोचो, हमारे खिलाफ ही इतनी साजिश रची जा रही है और हमें कुछ पता नहीं है। तो भाई मीटिंग हो गई, PUBG पे मीटिंग हो गई, एक गेम खेलते खेलते जो है मीटिंग भर ली गई और बात हो गई कहाँ हमला करना है, कैसे हमला करना है। तो भाई इसलिए मजबूरन क्या किया गया भाई? PUBG को बैन किया। क्या था क्या ये? अभी हमने जो चर्चा किया, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन के कारण ये गेम्स जो है पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ग्लोबलाइजेशन के कारण आज के समय आप व्हाट्सएप कॉल किसी भी देश में बैठ के कर सकते हो। पहले ISD लगता था, ISD सुन के जेब खाली हो जाती थी। लोग 10 मिनट जो आज बात कर रहे हो वो 1 मिनट के अंदर बात ख़त्म हो जाती थी। समझे? ये चीज़ है ग्लोबलाइजेशन का कारण। और दूसरा है इनइक्वालिटी। आज के समय इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और गरीब जो है वो हमेशा अपने आप को पीड़ित ही मानता है, वो हमेशा विद्रोही होता है। वो चाहता ही है कि भाई मेरे से ऊपर जो भी है उसको जो है सबक सिखाया जाए, उसको जो है मेरे लेवल पे लाया जाए, उसको मेरी गरीबी दिखाई जाए, उसको मेरे टूटे हुए सपने दिखाए जाए, मेरी खाली थाली दिखाई जाए। वो जो इतना हंस रहा है क्लब में बैठ के, उसको जो हमारी गरीबी दिखाई जाए। तो वो हमेशा एक विद्रोह वाली भावना होती है, जो कि मेजॉरिटी अगर किसी प्रोपेगेंडा में फंस गया बेचारा, तो वो टेररिस्ट ग्रुप के साथ इंगेज हो जाता है। डेट्स वाई रेजिंग इनइक्वालिटी या इंक्रीज इन इक्वालिटी इज़ द मेजर, कह सकते हो कि भाई एक कारण ये भी है जिसके कारण आपका टेररिज्म फैलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल के लेक्चर में वापस मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।